जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं सी टेट के अंतर्गत पेपर नंबर 2 सी टेट भाग 2। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 30 प्रश्नों के सीरीज को हम लोग देखेंगे और ये जो 30 प्रश्न होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इसके अंतर्गत जो विश्लेषण हम लोग देखेंगे वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर सी टेट आप कर रहे हैं तो बीएड का इस चैनल पर सारे टॉपिक, सारे बुक को अपना कंप्लीट कर दिया गया है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ सेमेस्टर में। इसके अलावा सी टेट की तैयारी शुरू है। तो सी टेट के अंतर्गत आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आप देखेंगे क्लास 5 से 6 के लिए जो सेकंड भाषा आप चुन, सेकंड भाग आपको देना होता है, ये व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल होगा। ठीक है, इसमें आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, क्रिस्टोफर कोलंबस। और इसका विश्लेषण अगर देखा जाए तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने वर्ष 1992 में अटलांटिक महासागर पार कर अमेरिका पहुंचा। ठीक है, कोलंबस को ही अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। कोलंबस को क्या किया जाता है? अमेरिका की खोज किसने किया? तो कोलंबस ने किया। और भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा के द्वारा 1498 में किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक प्रश्न के माध्यम से 2 या 3 प्रश्न आपका तैयार हो गया। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने किया? तो कोलंबस ने किया। और भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों सेकंड नंबर, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? दोस्तों, मलयालम भाषा अगर देखा जाए तो ये मलयालम भाषा केरल राज्य की भाषा है। ठीक है, केरल की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ये मलयालम है। और इसमें क्या पूछा है दोस्तों, तो निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेख में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया? तो ये चेर। ठीक है, चेर वंश। इसमें चेर वंश के बारे में अगर देखा जाए तो चेर वंश का सबसे प्रतापी शासन सेन गुट वन था। इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में पत्नी पूजा का प्रारंभ सेन गुटवन ने कराया था। ठीक है, इससे आपको ये यहाँ पर 2 भाषा और केरल की राजभाषा क्या है? तो ये मलयालम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अब देख लेते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 1906 में सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। ये देखिए, सोग्राम संगमा क्या है? ठीक है, सोग्राम संगमा क्या है, इसका अगर देखा जाए दोस्तों तो ये असम के आदिवासी, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध था। ठीक है, ब्रिटिश शासन, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। जो ब्रिटिश शासन थे वो अपना क्या किया कि उन्होंने एक कानून बनाया। ठीक है, ये कानून कैसा बना? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वर्ष 1906 में सोग्राम संगमा का विद्रोह असम में ब्रिटिश के विरुद्ध असम के आदिवासी समूहों के द्वारा औपनिवेशित वन कानून के विरोध में किया गया था। यानी जो औपनिवेशिक वन कानून था, ये औपनिवेशिक वन कानून था जो ब्रिटिश शासन द्वारा लगाया गया था असम में। तो उसी को समाप्त करने के लिए जो वहाँ के आदिवासी थे उनके समूह को ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे इसका ऑप्शन नंबर, ये असम के थे। तो असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून विरोध था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्या कहता है? तो दोस्तों 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया क्योंकि इन आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसीलिए जो ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा उसका विरोध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन के बारे में और कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन ने 1919 में भारत में लागू किए गए मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड के सुधारों की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में, ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसीलिए इस कमीशन का व्हाइट कमीशन कहा गया, ठीक है। इस कमीशन का विरोध किया गया, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसी साइमन कमीशन में दोस्तों अगर बताया जाए तो लाला लाजपत को चोट लगा था और इसी चोट लगने के कारण उनका मृत्यु हुआ था। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या करता है। तो निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए, आंदोलन, संगठन और सुधारक। तो ब्राह्मी समाज, युवा बंगाल आंदोलन और रामकृष्ण मिशन, ये आपका है। और इसका अलीगढ़ आंदोलन, इसका सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही होता है, ये ऑप्शन, यानी आप देखेंगे कि ए का आपका है चौथा, यानी ए का आपका है चौथा, यानी ब्राह्मण समाज जो था वो केशव चंद्र सेन है। और बी का तीसरा, यानी बी का तीसरा आपका हेनरी लुइस विलियम है, युवा बंगाल आंदोलन। उसके बाद रामकृष्ण मिशन आंदोलन अगर देखा जाए तो ये आपका पहला है स्वामी विवेकानंद। और अलीगढ़ आंदोलन के बारे में देखेंगे तो दोस्तों ये होता है आपका डी का दूसरा, यानी सैयद अहमद खान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये आपका 6ठा नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 6ठा नंबर, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्य में से किससे बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन डी है, ये आंध्र प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों, बहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इसमें से कौन थे। तो दोस्तों इसमें से अगर देखा जाए तो मौलाना जो आज़ाद थे, ये क्या थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कांग्रेस नेता मौलाना आज़ाद वजाहत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकल के प्रबल हिमायती थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बना था, तो प्रथम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के तौर पर देखा जाए तो आज़ाद वजाहत ये दीन, ये के मौलाना आज़ाद वजाहत ए दीन, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। 8वां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, यानी भारत जो है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन है। तो ये आपका कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरता है। और ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया कितने अक्षांश रेखा पर झुका हुआ है, तो 23 बटे 23 सही 1/2, ये आप अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखें 23 सही 1/2, ठीक है। नेक्स्ट 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। तो इसमें दोस्तों अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर उसके बारे में हम लोग विश्लेषण को देख लेते हैं। पृथ्वी जितने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूमती है उसी को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी के अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की गति परिभ्रमण घूर्णन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, इसको देख निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। वनस्पति के प्रकार हैं और पौधे की प्रजातियां हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग यहाँ नीचे देख करके कंप्लीट कर लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अगर देखा जाए तो महोगनी में है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन देखा जाए तो साल में है। कटीली झाड़ियाँ आपका बबूल, उसके बाद मैग्रोन वन गाना सुंदरी, ये सब पौधों के प्रजातियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में कहाँ स्थित है। तो ये आपका
अंटार्कटिका में है, ठीक है। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे जो भारत का है, 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। और देखिए महासागरीय धाराओं के संबंध में ये दो विचार दिए हैं ए और बी, इसमें से देखना है कि कौन कौन सही है। उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। बी आपका ऑप्शन है शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका ऑप्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे दोस्तों। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो ए ऑप्शन सही है, ये भी गलत है और ये भी, दोनों क्या है, गलत है। नहीं सॉरी, ए सही है, ठीक है। ए सही है और बी आपका गलत है, ठीक है। ए सही है और बी आपका गलत है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, यानी ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो दोस्तों नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता को क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़े बने, यहाँ पर शैलों के प्रकार है और उदाहरण है। तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल चूना पत्थर, बहिर्भेदी आग्नेय शैल बलुआ पत्थर, अवसादी शैल बेलसाल्ट, कार्य त्वरित शैल ग्रेनाइट, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है, तो शैल के प्रकार में यहाँ पर सुमेलित को सही किया गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं। अंतर्भेदी आग्नेय शैल के बारे में देखा जाए तो इसका उदाहरण क्या है, तो ग्रेनाइट है। बहिर्भेदी आग्नेय शैल के बारे में उदाहरण बेलसाल्ट है और अवसादी शैल बलुआ पत्थर, कायांतरिक शैल चूना पत्थर, ये आपका सही होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर सामाजिक अध्ययन का तो हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी आधारित हम लोग पर्यावरण को भी देखे हैं। इसके बाद आपका सीडीपी भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनुक स्थानीय पवन चलती है। तो चिनुक स्थानीय पवन अगर देखा जाए तो आपका प्रेयरी है। चिनुक रॉकी पर्वत के पूर्व ढलान क्षेत्र अमेरिका का कनाडा में चलने वाली पवनें हैं। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, प्रेयरी कहा जाता है, प्रेयरी। अतः चिनुक स्थानीय पवन प्रेयरी क्षेत्र में बहती है। चिनुक हो मक्षी पवन भी कहते हैं, क्योंकि इसके चलने से चारागाहों पर जमे हुए बर्फ पिघल जाते हैं तथा पशुओं के लिए चारा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। तो 16 नंबर का वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। देखिए रेडियो प्रसारण, हम लोग रेडियो जो बजाते हैं दोस्तों, तो जैसे तरंग होती है, ये तरंग कहाँ जा कर के फिर रिफ्लेक्शन, जैसे मान लीजिए कि होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग रेडियो बजाते हैं, रेडियो चालू करते हैं और ये आपका चैनल ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पर आप रेडियो में क्या चलाना है, क्या अपना स्टेशन, तो यहाँ से तरंग निकलती है, यहाँ से तरंग निकलती है, तो किस तरंग में जा करके वो रिटर्न रेडियो में फिर से आती है, तो ये आपका वायुमंडल है दोस्तों। कौन है, वायुमंडल। तो रेडियो तरंग की अगर देखा जाए तो रेडियो प्रसारण सहायता करती है तो वायुमंडल करती है। वायुमंडल का सबसे वायु परत वायुमंडल रेडियो प्रसारण में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि संचार उपग्रह वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं, जहां से तरंगे पृथ्वी के अन्य भागों पर परिवर्तित की जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए।
सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो दोस्तों सुनहरी जरी क्या चीज़ है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो सुनहरी जरी जूट फसल की एक किस्म है, जिसे यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाता है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, यानी जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो ये ऑप्शन आपका सही है, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है, खनन नहीं, आखनन विधि का। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? खनन विधि का प्रयोग। यहाँ पर गलत हो गया, खनन विधि है। ठीक है, खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 20 नंबर जो क्वेश्चन है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? यानी टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो ये लघु आकार यानी टोकरी बुनाई लघु उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग का उदाहरण है। लघु उद्योग वे होते हैं जहां 5 से 10 व्यक्ति के सीमित संख्या के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसे लघु उद्योग कहते हैं या उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? ठीक है, तो आपका पहला है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बी नंबर। दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ थोड़ा सा छूट गया है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, 29 नंबर के क्वेश्चन अगर देखेंगे आप लोग, तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की गई व्यवस्था का अर्थ है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होता है। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। आपका 30 नंबर यानी क्वेश्चन देखेंगे, तो सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या है? तो सरकार के इसमें सी ऑप्शन, लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग 31 नंबर का, तो संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, यानी संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो क्या करता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार करता है, या फिर यहाँ पर देखेंगे गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होता है। बी ऑप्शन क्या है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाने का अधिकार है ये। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सत्ताधारी दल के सांसद सदस्य आपस में से एक मुखिया नेता का चुनाव करते हैं, जो लोकसभा का नेता भी कहलाता है, वह प्रधानमंत्री होता है, यानी ये प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और 33 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ABC कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, सही बात है। यह लोगों के संबंध और उसकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। उपयुक्त कथनों में से सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दोनों सही है, ABC दोनों सही, तीनों सही है, BC सही है, AC सही है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर देखेंगे तो एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका सही होता है। A, B और C ये तीनों ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये 34 नंबर का क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषय में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र,
अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दर्शन शास्त्र। इसके बारे में दोस्तों आप खुद कमेंट सेशन में बताएंगे कि देखिए इसका प्रश्न को आप लोग समझिए। पहले, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? यानी किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से है, अर्थशास्त्र से है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है या दर्शन शास्त्र से है? इसमें कोई एक है या फिर चारों है या फिर तीन है? इसके बारे में आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस तरीके से सीटेट के अंतर्गत अगर सामाजिक अध्ययन का सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।